नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिसका असर होता है दुनिया के अलग अलग देशों पर। हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ है आपके लिए खास। दरअसल वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे अमेरिका ईरान जंग की। मिडिल ईस्ट एक और जंग के मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर, मिडिल ईस्ट के समंदर में एंट्री कर चुका है और उसकी मौजूदगी से पूरे इलाके की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। तो दूसरी तरफ ईरान को लेकर सीआईए की चौंकाने वाली रिपोर्ट, यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी का साफ इशारा, ईरान इस वक्त अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। सीआईए का संकेत बेहद साफ है, यही वो मौका है जब ईरान पर हमला किया जा सकता है। तो क्या ये सिर्फ चेतावनी है या फिर जंग का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? क्या अमेरिका अगला बड़ा कदम उठाने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव क्या होगा, बताएंगे आपको। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका की 2026 के मिड टर्म चुनाव से पहले अमेरिकी राजनीति में उबाल की, जो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। अमेरिका सुलग रहा है, सड़कों पर गुस्सा है, सिस्टम के खिलाफ आग है और इस आग के बीच में खड़ा है एक नाम, ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। एक तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पर सख्ती है, दूसरी तरफ इंसानी हक, नस्लवाद और पुलिसिया ज्यादतियों के आरोप। शहर शहर प्रदर्शन है, कैंपस से लेकर कैपिटल तक सब जगहों पर टकराव है। क्या ICE कानून का रक्षक है या फिर सत्ता का हथियार? मिड टर्म की आहट में ये बहस अब सिर्फ नीति नहीं है, वोट की राजनीति बन चुकी है। तो बड़ा सवाल, क्या ICE अमेरिका को सुरक्षित कर रहा है या फिर अमेरिका को दो हिस्सों में बांट रहा है? बताएंगे आपको आगे विस्तार से पूरी खबर। वर्ल्ड नाउ में आज बात अमेरिका की सियासत की भी करेंगे। ICE के इर्द गिर्द सुलगता सवाल जिसकी होगी पड़ताल। अब वर्ल्ड नाउ में आज बात दो देशों की, अमेरिका और ब्रिटेन की भी होगी। दुनिया की ये दो सबसे बड़ी ताकतें, लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। एक तरफ अमेरिका, जहां डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर इकोनॉमी की रीढ़ पर भारी पड़ता दिख रहा है। महंगाई का दबाव, बाजारों में बेचैनी और आम नागरिकों की जेब पर सीधा असर है। तो वहीं दूसरी तरफ है ब्रिटेन, जहां गरीबी अब आंकड़ा नहीं, एक सख्त हकीकत बन चुकी है। हर 10वां नागरिक गरीबी में जी रहा है और यह हालात पिछले 30 सालों में सबसे बदतर बताए जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं अपने ही फैसलों की कीमत चुका रही हैं? और अगर हालात नहीं संभले तो इसका असर पूरी दुनिया पर कितना होगा? वर्ल्ड नाउ में अमेरिका की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और ब्रिटेन के बढ़ते गरीबी संकट की पूरी पड़ताल करेंगे। वर्ल्ड नाउ में आज बात अमेरिका के उस हिस्से की भी जिसे दुनिया सुपर पावर कहती है, लेकिन इस वक्त वही अमेरिका कुदरत के आगे बेबस नजर आता है। जहां कभी ताकत, टेक्नोलॉजी और सिस्टम का दम दिखता था, वहां पर आज सिर्फ बर्फ है, सिर्फ बर्फ की मोटी चादर है, सफेद चादर है, सन्नाटा है और तबाही का मंजर है। अमेरिका में आए भीषण बर्फीले तूफान ने जिंदगियों को पूरी तरह से जाम कर दिया। सड़कें फिसलन का जाल बन चुकी हैं, हवाई उड़ानें ठप हैं, बिजली गुल है और ठंड जानलेवा बनती जा रही है। अब तक इस बर्फीले कहर में 35 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कई राज्यों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सवाल ये, क्या कुदरत के सामने झुक गई है सुपर पावर और क्या अपने आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने वाले हैं? बात करेंगे एक एक तस्वीर की आगे वर्ल्ड नाउ में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश के बाद अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत का सबसे खौफनाक चेहरा ईरान की सरहद पर उतार दिया है। USS अब्राहम लिंकन, अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक विमान वाहक पोत, 90 से ज्यादा फाइटर जेट, हजारों सैनिक और हमले के लिए हर वक्त तैयार मिसाइलें। और समझिए, ये सिर्फ तैनाती नहीं है बल्कि ये खुली चेतावनी है। USS अब्राहम लिंकन पूरे मिडिल ईस्ट की धड़कनें बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी से निकलकर ये युद्धपोत पहुंचा मिडिल ईस्ट और अब ये महज तैनाती नहीं रह गया, ये बल्कि सीधे वार्निंग सिग्नल है। ये पोत अब ऐसी पोजीशन में है जहां से ईरान के अंदर मौजूद टारगेट्स पर सीधे अटैक किया जा सकता है। मतलब बिल्कुल साफ है कि अब डिप्लोमेसी की भाषा बैक सीट पर है और मिलिट्री प्रेशर पूरी तरह से फ्रंट सीट पर।
अब ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं समझाती हूं कि आखिर इस दौरान यूएसएस अब्राहम लिंकन की पोजीशन क्या है, किस तरह की बातचीत है और किस तरह से एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है। ईरान की घेराबंदी, युद्ध का काउंटडाउन किस तरह से शुरू हो चुका है, समझिए। आप पहले इस पूरे मैप को देखिए, इस स्क्रीन को। इधर आपको पर्शियन गल्फ नजर आएगा, अरेबियन सी नजर आएगा, इंडियन ओशन रूट नजर आएगा, लेकिन जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है, यूएस नेवी स्ट्राइक ग्रुप इन इलाके में टारगेट है, जो आपको पूरी तरह से एक तरह से कैप्चर होता हुआ दिखाई देता है और डिपार्चर पॉइंट भी इसी तरफ है। और समझिए, साउथ चाइना सी डिपार्चर पॉइंट यूएस नेवी स्ट्राइक ग्रुप जो है उसे एक्टिव किया गया है और यही बताया जाता है कि यही वो इलाके हैं जहां से सीधे सीधे टारगेट करने की एक तरह से कोशिश नजर आती है। और इससे बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन डिप्लॉय किया गया है, ये डायरेक्ट वार्निंग है, ये डायरेक्ट वार्निंग है ईरान को, और ये वार्निंग सिग्नल बार बार दिया जाता है। देखिए, और उसके बाद में इस जगह पर इंडियन ओशन रूट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नो हॉल्ट नो डिले एक तरह से कहा जा रहा है और यहाँ से ही एक तरह से टारगेट किया जाएगा। और समझिए, बार बार हाई स्पीड ट्रांजिट यहाँ पर नजर आता है। दूसरी तरफ अगर अरेबियन सी की बात की जाए तो एस्कॉर्ट बाय डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स, और यहाँ पर कॉम्बैट पूरी तरह से रेडी है, पूरी तरह से फॉर्मेशन के साथ में रेडी है। लेकिन जिस रूप में यहाँ पर ये बड़ी तस्वीर नजर आती है, सिर्फ ईरानियन कोस्ट की अगर बात करें तो उसके पास में बड़े स्तर पर नजर आता है ईरानियन कोस्ट। किधर की तरफ है? देखिए, ये जगह जो आपको नजर आती है ये ईरानियन कोस्ट कही जाती है, जिस जगह पर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती है, और यही है खतरे की सबसे बड़ी घंटी ईरान के लिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, यानी कि ये सीधे सीधे डायरेक्ट वार्निंग है, वार्निंग सिग्नल है किसे? ईरान को, क्योंकि इस जगह को अगर टारगेट साधा जाता है तो ईरान के घर के अंदर घुसकर, ईरान में अंदर दाखिल होकर अलग अलग टारगेट्स पर सीधे निशाना साधने की तैयारी है अब अमेरिका की। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर ये कहा जाए कि गल्फ इलाके में यहाँ पर अगर इसे तैनात किया गया है तो उसको लेकर चिंता भी है, उसको लेकर नाराजगी भी है खाड़ी देशों में। इस बीच ईरान को लेकर सामने आई एक बड़ी तस्वीर सीआईए की चौंकाने वाली रिपोर्ट के साथ में। इस रिपोर्ट के अनुसार ईरान में अली खामनेई की सरकार अंदर से बहुत कमजोर पड़ चुकी है। आर्थिक संकट है, जनता का गुस्सा है, सत्ता के भीतर बढ़ती दरार और तेहरान को बेहद नाजुक हालात में लेकर आ चुकी है ये तमाम परिस्थितियां। ईरान को लेकर सीआईए की जो नई रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है, समझिए। शासन की कमजोरी यहाँ पर सबसे ज्यादा मौजूदा स्थिति में है। ईरान की वर्तमान सरकार 1989 की क्रांति के बाद से अपने सबसे कमजोर दौर में है, ये कहा जाता है। इतना ही नहीं, परमाणु कार्यक्रम को भी बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद में ईरान का परमाणु कार्यक्रम गंभीर रूप से प्रभावित है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। तीसरी बड़ी वजह, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल भंडार काफी हद तक सुरक्षित है और ईरान के पास अभी भी लगभग 2000 भारी मिसाइलें मौजूद हैं जो टारगेट है कहीं ना कहीं अमेरिका की। अब सीआईए और मोसाद के अभियान को विफल करने के लिए ईरान अब चीन की ओर रुख करता हुआ नजर आता है। चीन ईरान को अमेरिकी और इजरायली पैक्ट से बचाने के लिए साइबर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देने की भी योजना बना रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये आर्थिक संकट किस रूप में है। तमाम प्रतिबंध लगाए, प्रतिबंध और युद्ध के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ईरानी रियाल में भारी गिरावट आ गई है और जनता में गहरा असंतोष आ चुका है। सीआईए का साफ संकेत है, ईरान इस वक्त सबसे कमजोर दौर में है और यही मौका है ईरान पर हमला करने का, अटैक करने का। 20 दिन बाद एक बार फिर से अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने ईरान को लेकर एक रिपोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंपी और इस खुफिया जानकारी में ईरान की अली खामनेई की सरकार को काफी कमजोर बताया गया। 20 दिन पहले सीआईए ने जो खुफिया जानकारी शेयर की थी उसमें कहा गया था कि ईरान में अभी बदलाव का माहौल नहीं है। नई जानकारी ऐसे वक्त में शेयर की गई जब अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब आपको बताते हैं अमेरिका की वो प्लानिंग जिसका निशाना है ईरान। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती और ईरान पर हमले की तैयारी, ये सब कोई रात का खेल नहीं है, ये सब अचानक एक दिन का खेल नहीं है, ये सब अचानक नहीं हुआ। 28 दिसंबर से ईरान में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई, याद कीजिए, और आज 28 जनवरी,
पूरा एक महीने से ईरान सुलग रहा है। सड़कों पर गुस्सा, शासन के खिलाफ आवाजें तेज हैं और इसी उबाल पर अमेरिका की पैनी नजर है। इस पूरे महीने में CIA पल पल की खबर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा रहे थे। अब ईरान में आखिर हो क्या रहा है, विरोध कहां पर भड़क रहा है, कौन सी चिंगारी आग बन सकती है, हर एक मूवमेंट, हर एक प्रदर्शन अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निगरानी में। अब ईरान में तैनात अमेरिकी खुफिया नेटवर्क एक्टिव है और अब CIA ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो तेहरान के लिए सबसे बड़ा झटका है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की आयतुल्ला अली खामनेई की सरकार कमजोर पड़ चुकी है, अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है, सिस्टम में दरारें साफ दिख रही हैं और यही वो मौका है जिसे अमेरिका भुनाने की पूरी तरह से तैयारी में है। अब USS अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना सबसे शक्तिशाली, हाईली एडवांस्ड और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक है। पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से अमेरिकी समुद्री रणनीति का अहम हिस्सा एक तरह से बना हुआ है। अब अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आखिर है क्या, पहले तो ये समझिए। दरअसल ये अमेरिकी नौसेना का फुल फ्लेश वॉर ग्रुप है। केंद्र में न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन है। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 जिसे CSG-3 का हिस्सा माना जाता है और बताया जाता है कि एक तरह से कैरियर पर तैनात है। कैरियर एयर विंग 9 CV-9 में इसे CVW में इसको एक तरह से शामिल किया जाता है। F/A-18 फाइटर जेट इसका हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट से ये पूरी तरह से सुसज्जित है। अर्ली वार्निंग और हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन भी इसकी ताकत एक तरह से है। आपको ये भी बताते हैं कि अमेरिका ने समंदर में अपनी सबसे खतरनाक फौज अब्राहम लिंकन ग्रुप स्ट्राइक उतार आखिर दी। तो इसके क्या मायने हैं? इस पूरे स्ट्राइक ग्रुप में आखिर कितने जहाज हैं, कितनी पनडुब्बियां, ये सारी चीजें भी जरा समझ लीजिए। दरअसल आखिर ग्रुप में पहले ये आपको बताती हूँ कि कितने जहाज और कितनी पनडुब्बियां हैं। तो समझिए, एयरक्राफ्ट कैरियर 1 की अगर बात की जाए तो USS अब्राहम लिंकन में न्यूक्लियर पावर्ड 1 लाख टन से ज़्यादा है। दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में इसे शामिल माना जाता है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर करीब 3 से 4 की संख्या में इसमें होते हैं और अर्ली बर्ग क्लास एक तरह से इसे कहा जाता है। USS मिशेल मर्फी, USS स्प्रॉन्सी, USS फ्रैंक ई और एयर डिफेंस एंटी सबमरीन लैंड अटैक के तौर पर इसकी बड़ी भूमिका एक तरह से मानी जाती है। अब समझिए, अगर क्रूजर की बात करें तो कहा जाता है कि इसमें क्रूजर एक होता है जिसे टिकोंड्रा क्लास कहा जाता है, कभी कभी एक तरह से इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन मौजूदा तैनाती में ज़्यादातर डिस्ट्रॉयर्स ही एक तरह से इसमें तैनात किए गए हैं, जो जानकारी है। अब न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इसमें 1 से 2 की संख्या में एक तरह से इसको तैनात किया जाता है। वर्जीनिया या लॉस एंजलिस क्लास की इसे बताया जाता है। दुश्मन जहाज सबमरीन ट्रैकिंग सिस्टम इसमें है। कोई भी जहाज को ये बहुत आसानी से ट्रैक कर सकती है। टॉमहॉक मिसाइल की क्षमता, टॉमहॉक कितनी घातक है इस पर हम कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं। टॉमहॉक मिसाइल क्षमता इसकी है। वहीं सपोर्ट शिप्स भी 1 से 2 की संख्या में है। एम्यूनिशन, ऑयलर सप्लाई इसकी एक बड़ी ताकत है। UNS सीजर, शेवाज जैसे जहाज इसमें तैनात किए जा सकते हैं। और कुल ताकत की अगर बात करें तो एक कैरियर से ज़्यादा एक तरह से इसे कहा जाता है। 3 से 6 सरफेस कॉम्बेंट्स हैं। साथ ही साथ बताया जाता है 1 से 2 सबमरीन इसका हिस्सा है और सपोर्ट शिप्स भी इसकी हैं ही। तो ये कुल मिलाकर ये कहा जाए एक बड़ा कॉम्बो इसे कहा जा सकता है। अलग अलग हथियारों का, अलग अलग मिसाइलों का ये एक तरह से बड़ा कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है USS अब्राहम लिंकन। अब USS अब्राहम लिंकन को नवंबर 1989 में अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया। इसका नाम अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर रखा गया। USS अब्राहम लिंकन अमेरिका की वैश्विक सुरक्षा, सैन्य दबदबे और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन USS अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप की ताकत क्या है, आइए वो मैं आपको जल्दी से एक नजर में समझाती हूँ। केवल एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही 5000 से 6000 क्रू या एयर विंग की तैनाती यहां पर की जा सकती है, ये इसकी ताकत है। इसके अलावा पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 7000 से 8000 नौसेना प्लस मरीन
एक तरह से तैनात है। अगर विमान या कैरियर एयर विंग की बात करें तो कुल इसमें 9 बताया जाता है, 9 बताए जाते हैं। कुल एयरक्राफ्ट 65 से 70 एक तरह से इसमें माने जाते हैं। प्रमुख प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? FA-18E F सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल फाइटर, यह है एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड पर भी हमला करने में इसकी एक तरह से बड़ी ताकत है, बड़ी क्षमता रखता है। अब इसके अलावा आप ये भी समझिए कि इसके अलावा F-35C लाइटनिंग सेकेंड स्टेल्थ फाइटर प्लेन से इसको और भी ज्यादा ताकत दी गई है। VMFA-314 स्क्वाड्रन के साथ में इसकी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। इतना ही नहीं, E-23 हॉकाई, AWACS एयरबोर्न सर्विलांस और कमांड भी इसका बड़ा हिस्सा है। प्रमुख प्लेटफॉर्म्स में इसमें शामिल हैं। इसके अलावा MS-6 सीहॉक हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन SAR, ये भी इसके प्रमुख प्लेटफॉर्म्स में एक माने जाते हैं। वहीं EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दुश्मन रडार जैमिंग सिस्टम इसकी एक तरह से बड़ी ताकत मानी जाती है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये सिर्फ सैन्य मौजूदगी नहीं है, सीधा युद्ध का संदेश है जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप खामनेई को दे रहे हैं। ईरान की खामनेई सरकार को अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो आर्थिक चुनौतियों से कैसे निपटें, बाहरी चुनौतियों से कैसे निपटें। अब ईरान की खुली चेतावनी है, जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कैसे? दरअसल मिडिल ईस्ट में बारूद बरसेंगे क्या? स्ट्राइक अगर हुई तो पूरा मिडिल ईस्ट हिल जाएगा। बार बार ये बात कुल मिलाकर कही जा रही है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची लगातार ये बयान दे रहे हैं, ईरान पहला वार नहीं करेगा, वो पहले ही स्ट्राइक कर चुके हैं और लेकिन हमले को बर्दाश्त भी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने बातचीत का दरवाजा भी जरूर खोल दिया है, इस बात को भी समझिए। कैसे? दरअसल एक्सियोस के अनुसार ट्रंप प्रशासन मानता है कि ईरान इस वक्त कमजोर स्थिति में है और वॉशिंगटन को यह लगता है कि बातचीत से अमेरिका को बड़ा फायदा मिल सकता है, इसलिए युद्ध की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो थी तख्ता पलट की। 20 दिन पहले CIA की एक रिपोर्ट आती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने हाई लेवल मीटिंग में रखी थी। राष्ट्रपति का सीधा सवाल था, क्या ईरान में निर्णायक एक्शन संभव है? मतलब क्या सत्ता यहां पर पलट सकती है, क्या तख्ता पलट हो सकता है, क्या खामनेई को बदला जा सकता है? लेकिन जब नई रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट नई रणनीति है। ताजा रिपोर्ट में ईरानी शासन कमजोर बताया गया है। अब अमेरिका नए सिरे से सोच सकता है कि अगर ईरान अमेरिका की 4 शर्तें नहीं मानता तो तेहरान पर हमला भी एक विकल्प माना जाता है। अब अमेरिकी हमले के खतरे के बीच में ईरान ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका के दबाव में बेपरवाह ईरान अब सीधे युद्ध मोड में आ चुका है। फारस की खाड़ी के आसपास रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जवानों की भारी तैनाती कर दी गई है। समुद्र, आसमान और जमीन तीनों मोर्चों पर ईरान हाई अलर्ट पर है। इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरान की सबसे बड़ी कोशिश किसी भी हाल में अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन को फारस की खाड़ी में घुसने से रोकने की है। यानी अमेरिका को सीधी चुनौती है, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। समझिए, ईरान को अप्रत्याशित समर्थन मिला है। खाड़ी के 2 बड़े देशों से UAE और सऊदी अरब दोनों ने साफ शब्दों में अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। यानी वॉशिंगटन की रणनीति को मिडिल ईस्ट में बड़ा झटका एक तरह से लग चुका है। तो ईरान की सबसे खतरनाक चाल की तैयारी कर ली गई है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की योजना। अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए दुनिया के तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी, चरमरा जाएगी। हॉर्मुज वही रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान का ये कदम, अगर ये हॉर्मुज की खाड़ी को बंद किया जाता है तो ईरान का ये कदम सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है और ये बात अमेरिका बखूबी जानता है। एक तरफ अमेरिकी युद्धपोत, दूसरी तरफ ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड और बीच में फारस की खाड़ी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये ताकत का प्रदर्शन है या फिर मिडिल ईस्ट एक और भीषण जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है? और आगे क्या होगा आने वाले 24 घंटों में, वो वक्त बहुत निर्णायक होगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में अब बात करते हैं अमेरिका की। 2026 के मिड टर्म चुनाव से पहले अमेरिकी राजनीति में हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अमेरिका सुलग रहा है, सड़कों पर गुस्सा है, सड़कों पर गुस्से के साथ साथ सिस्टम के खिलाफ लोगों के मन में आग भी है।
और इस आग के बीच में खड़ा है आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। अमेरिका में अब बहस नहीं, चुनावी साल में अमेरिका दो धड़ों में बढ़ चुका है। एक तरफ व्हाइट हाउस की सख्त इमिग्रेशन लाइन, तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं, उनके साथ में दूसरी तरफ है अमेरिका की सैन्य ताकत। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से लोगों का विरोध प्रदर्शन है। कड़ाके की सर्दी में बर्फबारी के बीच लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और एक तरफ यहाँ पर आम जनता नजर आती है, दूसरी तरफ वहाँ पर नजर आती है अमेरिका की पुलिस, अमेरिका की सेना, आईसीई की टीम। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किस तरह से बड़ा गुस्सा प्रदर्शन है। डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर बाकायदा लोगों ने पोस्टर लिया है और उसमें बाकायदा बताया कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार लोगों के साथ में यहाँ पर गलत व्यवहार करवा रखे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। एक बड़ा गुस्सा यहाँ पर नजर आता है। समझिए चुनावी साल है, अमेरिका दो धड़ों में इस चुनावी साल में बढ़ चुका है। एक तरफ व्हाइट हाउस की सख्त इमिग्रेशन लाइन, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। आईसीई के छापे, अवैध प्रवासियों की धरपकड़ और हर कार्रवाई के बाद अमेरिका में बवाल। न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक, शिकागो से लेकर टेक्सास तक आईसीई दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन है, नारेबाजी है, आगजनी है और झड़पें हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है आईसीई इंसानियत नहीं देखता, सरकार का जवाब है कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब समझिए चुनावी साल में यह टकराव राजनीतिक हथियार बन चुका है। डेमोक्रेट्स इसे मानवाधिकार का मुद्दा बता रहे हैं, रिपब्लिकन इसे बता रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। अब अमेरिका इन दिनों आखिर सुलग क्यों रहा है, आइए ये भी जरा आपको बताते हैं। अमेरिका में दरअसल मिनेसोटा में इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई के फेडरल एजेंट ने एक और शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद में मिनेसोटा की राजधानी मिनियापोलिस में घुसपैठियों पर हो रहे एक्शन के खिलाफ अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान फेडरल एजेंट ने 37 साल के एक शख्स को पकड़ा और उसे जमीन पर गिराया और पीटने लगे। तस्वीर देखिए, जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस दौरान यहाँ पर किस तरह से पुलिस ने पकड़ा और फेडरल एजेंट्स ने उस व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा, जमीन पर गिराकर पीटते हुए नजर आए। आसपास के लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। तभी एक फेडरल एजेंट ने जमीन पर गिरे शख्स पर दनादन फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने फेडरल एजेंट का बचाव करते हुए दावा किया कि संदिग्ध के पास में एक बंदूक थी और 2 मैगजीन थी, इसीलिए सेल्फ डिफेंस में उस पर गोली चलाई गई। अब फेडरल एजेंट ने जैसे ही शख्स को गोली मारी, वहां पर लोग ट्रंप के इन एजेंट्स को कायर कायर कहने लगे, शेम शेम के आवाज या नारेबाजी करने लगे। पहले ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर फेडरल एजेंट्स की या आईसीई की मनमानी नजर आती है। आम जनता पर कैसे बर्बरता करते हुए ये लोग नजर आते हैं। जब आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया तो कैसे उस शख्स की ताबड़तोड़ गोलियों के साथ में उसकी हत्या कर दी गई। देखिए यहाँ पर एजेंट ने बंदूक निकाली और उसको यहाँ पर फायर करते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया। अब समझिए ये सिर्फ एक मामला नहीं है। मिनियापोलिस में ही 7 जनवरी को फेडरल एजेंट ने रेने गुड नाम की एक महिला को भी सर में गोली मारी और उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद फिर ट्रंप के भेजे गए इन फेडरल एजेंट्स ने एक और नागरिक की हत्या कर दी और इस हत्या के बाद एक बार फिर से मिनियापोलिस शहर में लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोग सड़कों पर फेडरल एजेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए फेडरल एजेंट्स ने कई जगहों पर टियर गैस के गोले भी दागे, जबकि कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। अब 20 दिनों में इस दूसरे हत्याकांड के बाद मिनेसोटा की गवर्नर और मेयर ट्रंप प्रशासन पर भड़क गए हैं। मेयर ने ट्रंप को तगड़ा मैसेज भेजते हुए कहा है कि ये सब अब बंद करो, मिनेसोटा ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस पूरे कांड के बाद डोनाल्ड ट्रंप को देश की जनता का भयंकर गुस्सा झेलना पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही रेने गुड की मौत, उसको लेकर मिनेसोटा के अलावा कई राज्यों में प्रदर्शन चल रहे हैं और अब एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर यहां पर नजर आ गई है जो लोगों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़काती है। आइए टाइमलाइन के जरिए आपको बताते हैं अमेरिका में विरोध प्रदर्शनों की कहानी किस तरह से नजर आती है।
अगर 2025 की बात की जाए तो 6 से 7 जून 2025 को लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में जमकर विरोध की तस्वीर यहां पर नजर आती है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर नारे लगाए, आंसू गैस और पुलिस के साथ में टकराव भी इस दौरान हुआ। उसके कुछ समय के बाद में बारी आती है 12 जून 2025 की। अमेरिका में इमिग्रेंट विरोध प्रदर्शन होता है और लॉस एंजलिस विरोध के बाद पूरे राष्ट्र में आईसीई छापेमारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन एक तरह से तेज हो गए। लेकिन आप समझिए किस तरह से यहाँ पर अब जीवन और नेता आधारित प्रदर्शन होने लगे हैं। मिड 2025 का वक्त था जब अलग अलग शहरों में आईसीई और ट्रंप के कड़े प्रवासन नीतियों के खिलाफ यानी इमिग्रेंट्स नीतियों के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन आपको याद होगा नो किंग्स जैसे बड़े प्रदर्शन हुए जिसमें कई स्थानों पर लोग शामिल हुए। बड़े स्तर पर हजारों सैकड़ों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर थे। अब 18 सितंबर 2025 आते आते न्यूयॉर्क में भी बड़ा प्रदर्शन हो गया। किस तरह से न्यूयॉर्क सिटी में आईसीई हिरासत केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए प्रदर्शन करने लगे। करीब 70 लोगों की गिरफ्तारी इस दौरान की गई जिनमें स्थानीय विधायक भी शामिल थे, जिसमें प्रवासी अधिकारी और कार्यकर्ता भी एक तरह से शामिल रहे हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी नहीं बल्कि लॉस एंजलिस में भी बड़े प्रदर्शन हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर जुलाई और अगस्त के बीच में आईसीई की आक्रामक कार्रवाइयां जिसमें मास रेजिडेंट्स और पब्लिक अरेस्ट के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन था। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। अप्रवासियों की रिहाई की भी मांग इस दौरान बड़े स्तर पर हुई। 2025 का एंड आते आते अक्टूबर नवंबर में अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन की आग बड़ी स्तर पर देखने को मिली। शिकागो जैसे शहरों में भी आईसीई के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अब आपको याद होगा 21 दिसंबर 2025 को सैन फ्रांसिस्को में भी जमकर यहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ। भारतीय मूल की 73 वर्षीय हरजीत कौर के आईसीई हिरासत में लिए जाने के बाद स्थानीय समुदाय में जमकर विरोध देखने को मिला। 2025 तो पूरा विवादों के साथ में रहा ही, लेकिन साल 2026 की शुरुआत भी ऐसी ही रही। 7 जनवरी 2026 को मिनियापोलिस में आईसीई अधिकारी की गोली मारकर आईसीई एजेंट द्वारा 37 वर्षीय रेली गुड को गोली मारने की घटना सामने आई। एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अमेरिका में बड़े विरोध को इस घटना ने जन्म दे दिया। उसके बाद में 10 जनवरी 2026 की तारीख आती है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन होते हैं। आईसीई आउट फॉर गुड के नाम से देशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। मिनियापोलिस समेत कई बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, ऑस्टिन में भी बड़े मार्च हुए। अब आईसीई को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की जा रही है। किस रूप में? 24 जनवरी 2026, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, जब यहां पर एलेक्स जेफरी प्रेटिच शूटिंग केस सामने आ जाता है। मिनियापोलिस में इमिग्रेशन अधिकारियों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में एक तरह से यहां पर नाराजगी इसको देखकर कहीं ना कहीं नजर आती है। विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई के दफ्तर या अधिकारियों को कई बार हिंसा, हमला और विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है। आईसीई ऑफिस को निशाना बनाए जाने की भी कई बड़ी घटनाएं सामने आई क्योंकि लोगों में गुस्सा इस कदर है आईसीई की तरफ से जब लोगों को टारगेट किया जाता है। समझिए 2019 में टेकोमा वॉशिंगटन में आईसीई डिटेंशन सेंटर पर बड़े हमले की तस्वीर यहां पर नजर आई थी। हमलावर ने फायरिंग की और आगजनी की कोशिश की। हालांकि ये बात अलग है कि पुलिस मुठभेड़ में वो हमलावर मारा गया, लेकिन उसने विरोध जताया, अपनी बात रखी। 2020 में पोर्टलैंड ऑरेगन में यहाँ पर भी किस तरह से बड़ा प्रदर्शन हुआ। जॉर्ज फ्लॉयड आंदोलन यहाँ पर हुआ। आईसीई बिल्डिंग पर पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुआ, आगजनी की कोशिश हुई। कई दिनों तक हिंसक प्रदर्शन होते रहे। 2020 में वॉशिंगटन, सिएटल में भी ऐसा ही बड़ा प्रदर्शन नजर आया। आईसीई और फेडरल बिल्डिंग पर हमले, खिड़कियां तोड़ी गई, ग्राफिटी की गई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद में 2021 में भी ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। यहाँ पर सैन एंटोनियो टेक्सास में आईसीई अधिकारियों को जान से मारने की धमकियां तक प्रदर्शनकारियों की तरफ से दी गई और हालात ऐसे हुए कि ऑफिस की सुरक्षा को बढ़ाना पड़ा क्योंकि जिस तरह से लोगों का गुस्सा है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया। 2022 में न्यूयॉर्क में बफेलो में आईसीई फील्ड ऑफिस के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन की तस्वीर यहां पर देखने को मिली। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हुई।
2023 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में भी ऐसा ही प्रदर्शन नजर आता है। आईसी कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन यहां पर देखने को मिले। इमिग्रेशन रेड्स के खिलाफ नारेबाजी हुई, कुछ मामलों में संपत्ति को भी नुकसान जरूर यहां पर पहुंचा है। लेकिन 2024 आते आते यहां पर सैन एंटोनियो टेक्सास में आईसी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ हो गई और इतना ही नहीं, नाराजगी स्वरूप पेट्रोल बम तक फेंके गए। पिछले साल 2025 में लॉस एंजलिस में आईसी ऑफिस के बाहर हिंसक झड़प हुई, तो जुलाई 2025 में अल्वाराडो टेक्सास में आईसीई डिटेंशन सेंटर पर हमला हुआ, पुलिस अफसर घायल हो गया। जुलाई में ही टेक्सास में सैन एंटोनियो में एक व्यक्ति ने आईसी कार्यालय पर अटैक कर दिया और हमलावर ने कार्यालय की खिड़कियों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें एक अधिकारी घायल हो गया था। समझिए, न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी लगातार व्हाइट हाउस पर मिनियापोलिस में आतंक फैलाने का आरोप लगाते हैं और आईसीई यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की को एक तरह से खत्म करने की मांग करते हैं। ममदानी ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि मिनियापोलिस में चल रही अप्रवासन प्रवर्तन कार्रवाई बहुत ही ज्यादा भयानक है, हॉरिफिक है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि व्हाइट हाउस लोगों को उनकी आंखों, उनके कानों और हकीकत से मुंह मोड़ने को एक तरह से मजबूर कर रहे हैं और यानी जिस अमेरिका ने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, आज वही लोकतंत्र अब सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ है, जहां विरोध को देशद्रोह समझा जा रहा है और असहमति को कुचलने के लिए हथियारबंद एजेंसीज उतार दी जाती हैं। लेकिन अब जरा ये भी समझिए कि आखिर ये आईसीई है क्या। दरअसल आईसीई का पूरा नाम है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, जिसकी स्थापना होती है 2003 में और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस के अंतर्गत ये आता है। अब इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है अवैध इमिग्रेशन पर कार्रवाई करना, यानी गैर कानूनी प्रवासियों की गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन पर ध्यान देना, इमिग्रेशन कानूनों को एक तरह से स्ट्रांग करना, प्रवर्तन सीमा के भीतर जांच और छापेमारी करना, मानव तस्करी, ड्रग्स और फाइनेंशियल क्राइम्स पर बड़े एक्शंस लेना। लेकिन अगर इसके पूरे स्वरूप की बात की जाए तो आईसीई की दो बड़ी प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं। होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, जिसे एचएसआई कहा जाता है, जो मानव तस्करी, साइबर क्राइम या मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को देखता है, और दूसरा एक उसकी शाखा है वो है एनफोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस यानी ERO। इसका मुख्य रोल होता है गिरफ्तारी को अंजाम देना या हिरासत को अंजाम देना या फिर डिपोर्टेशन एक तरह से करना। लेकिन आईसीई हमेशा से ही विवादों में रहा है। लेकिन क्यों? दरअसल सख्त छापेमारी या हिरासत केंद्रों में मानवाधिकार उल्लंघन के बड़े आरोप आईसीई पर लगते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि आईसीई पर महिलाओं और बच्चों के साथ भी गलत व्यवहार का आरोप लगता रहा है और इसी वजह से वो सवालों में और निशाने पर रहा है। आईसीई को कई बार भंग करने की भी मांग होती रही है, लेकिन आईसीई को भंग करने की मांग सिर्फ सड़क पर ही विरोध नहीं जता रही है। ये राष्ट्रीय, सार्वजनिक, राजनीतिक और कॉर्पोरेट बहस का भी इन दिनों हिस्सा बनी हुई है। अब जो ताज़ा घटनाएं हुई उसने अमेरिका में अप्रवासन नीति या संघीय अधिकार, सीमा और बल प्रयोग के मानदंडों पर भी गहरी बहस को जन्म दे दिया है, जिस पर अब देश भर में प्रतिक्रिया, आलोचना दोनों ही बहुत तेज हो चुकी है। और यही वजह है कि आने वाले वक्त में आईसीई भी अब मिड टर्म इलेक्शन में कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की चिंता बढ़ाता हुआ नजर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड नाउ में दो देशों की। वो दो देश हैं, एक है अमेरिका और दूसरा है ब्रिटेन। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें और दोनों ही अंदर से लड़खड़ा रही हैं। एक तरफ अमेरिका, जहां डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने इकोनॉमी की कमर तोड़कर रख दी है, तो दूसरी तरफ है ब्रिटेन, जहां हर 10वां नागरिक गरीबी में जी रहा है। ये आंकड़ा पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का हथियार उठाया। चीन, यूरोप, मैक्सिको सभी पर टैक्स की बौछार है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग धीमी पड़ गई, महंगाई ने आम नागरिकों की जेब काट ली, शेयर बाजार में अस्थिरता आ गई। और जिस तरह से टैरिफ से अमेरिका को मजबूत होना था, जो दावा किया जा रहा था, उसी टैरिफ ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटके पे झटके देना शुरू कर दिया। लेकिन ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था किस रूप में चरमराई है, समझिए। एक तो डोनाल्ड ट्रंप बात बात पे टैरिफ बम फोड़ देते हैं। ट्रंप सरकार ने चीन पर, यूरोप पर या मैक्सिको पर भारी टैरिफ लगा दिए।
इतना ही नहीं बल्कि स्टील एल्यूमिनियम पर भी 25% तक टैक्स लगा दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हुआ जवाबी टैरिफ। जवाबी टैरिफ से ट्रेड वॉर एक तरह से शुरू हो गए और उसका इंपैक्ट ये हुआ कि महंगाई की मार खुद अमेरिका पर ही पड़ने लगी। आयात महंगा हो गया, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई और इसका असर यह हुआ कि जो आम नागरिक है अमेरिका का, सीधे सीधे इस महंगाई का असर उसकी जेब पर पड़ने लगा। कई बड़ी इंडस्ट्रीज को झटका लगने लगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसकी लागत कंटिन्यूसली बढ़ी है, कंपनियों का मुनाफा कंटिन्यूसली घटा है। कई फैक्ट्रीज में तो स्थिति ऐसी हो गई कि छटनी की कंडीशन बन गई, कई लोगों की नौकरियां चली गई। किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है अमेरिका का। अब चीन ने अमेरिकी सोयाबीन पर टैरिफ लगा दिया क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ पे टैरिफ लगाए चाइना पर, दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर। अरबों डॉलर का कृषि निर्यात इसकी वजह से सीधा सीधा प्रभावित होने लगा। किसानों को सरकारी सब्सिडी का सहारा अब लेना पड़ रहा है। ये यहाँ तक की स्थिति सिर्फ सीमित नहीं थी। शेयर बाजार में जमकर बड़ा उछाल और बड़ा उथल पुथल वाला दौर इस दौरान देखा है शेयर बाजार ने अमेरिका की। ट्रेड वॉर की आशंका से निवेशक भी घबरा गए हैं। वॉल स्ट्रीट में तेज गिरावट आ गई, डॉलर पर भी इसका दबाव पड़ा है। अब इन सबसे इतर अमेरिका की जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो यहाँ पर दर्ज की गई। आर्थिक विकास दर में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली है। निवेश और एक्सपोर्ट दोनों ही बहुत कमजोर हो गए हैं। मंदी की आशंका यहाँ पर और बढ़ चुकी है। वॉशिंगटन डीसी कभी दुनिया की कूटनीति का कंट्रोल रूम हुआ करता था समझिए, लेकिन अब हालात क्या हैं? अब हवा का रुख बदल चुका है। वजह है डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर की धमकियां। अब हालात तो ये हैं कि अमेरिका का जो सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त रहा, वो भी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वॉशिंगटन का मुंह ताकने के बजाय अब दिल्ली और बीजिंग की दौड़ लगा रहा है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों ने पश्चिमी दुनिया में अब भगदड़ मचा दी है। जो देश कल तक अमेरिका के साए में चल रहे थे, आज वो अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। अब स्थिति तो यह है कि अमेरिका के सबसे पुराने दोस्त अब उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और साथ ही भारत को भी एक बैलेंसिंग पावर के रूप में देखा जा रहा है। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव तो ब्रिटेन में देखने को मिला। ब्रिटेन, जो अमेरिका का सबसे वफादार साथी माना जाता था, अब वो चीन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। दरअसल अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित निवेश संपत्ति कहा जाता था, चाहे युद्ध हो, चाहे मंदी हो या फिर वैश्विक संकट हो, निवेशक हमेशा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की ओर भागते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अमेरिकी ट्रेजरी होल्डर्स के बारे में अगर बात करें तो अगर जापान की बात की जाए तो जापान लगभग 1.13 ट्रिलियन डॉलर एक तरह से उसमें तस्वीर देखने को मिलती रही है। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो अमेरिकी ट्रेजरी होल्डर्स के तौर पर बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम के पास में 808 बिलियन डॉलर्स का ये होल्डर वो रहा है। चाइना और मेनलैंड की बात करें तो अभी तक चाइना और मेनलैंड अमेरिकी ट्रेजरी होल्डर के तौर पर 775 बिलियन डॉलर का निवेश कर चुके हैं। केमन आइलैंड की बात करें तो 448 बिलियन डॉलर की एक तरह से उनकी मजबूती रही है। बेल्जियम के पास में भी अमेरिकी ट्रेजरी होल्डर्स के तौर पे 411 बिलियन डॉलर्स की एक तरह से भूमिका रही। वही लग्जमबर्ग के पास 418 बिलियन डॉलर, कनाडा 368 बिलियन डॉलर का एक तरह से निवेशक रहा है। फ्रांस 318 बिलियन डॉलर का निवेशक रहा है। आयरलैंड 340 बिलियन डॉलर्स की एक तरह से भूमिका रही। स्विट्जरलैंड के पास में 311 बिलियन डॉलर्स, तो ताइवान के पास 299 बिलियन डॉलर्स, सिंगापुर के पास 248 बिलियन डॉलर्स, हांगकांग के पास 247 बिलियन डॉलर, इंडिया के पास 238 बिलियन डॉलर, तो ब्राजील के पास 228 बिलियन डॉलर्स एक तरह से रहे हैं। चीन अब तक लगभग 600 बिलियन डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड बेच चुका है और भारत भी 52 बिलियन डॉलर के बॉन्ड बाजार से निकाल चुका है। लेकिन असली खबर बॉन्ड बेचना नहीं है, असली खबर वो है यील्ड जिस पर ये बॉन्ड बेचे जा रहे हैं। जो देश कभी 0.25% की मामूली यील्ड पर अमेरिकी बॉन्ड को सुरक्षित मानकर पकड़े बैठे रहते थे, आज वही देश 4.5% की ऊंची यील्ड पर भी उन्हें बेचने को मजबूर है।
और ये कोई सामान्य वित्तीय निर्णय नहीं है, बल्कि डॉलर पर भरोसे के क्षरण का एक तरह से स्पष्ट संकेत है। अब खबर यह है कि जापान, जो अमेरिका बॉन्ड बाजार का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है, वो भी बिक्री की तैयारी में है। और अगर जापान ने बड़े पैमाने पर बॉन्ड बेचे तो ये सिर्फ बाजार में हलचल नहीं होगी, बल्कि ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में तबाही का संकेत होगा। यूरोप में भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्या अमेरिकी कर्ज वास्तव में उतना सुरक्षित है जितना दशकों से बताया जाता रहा है, जो एक नैरेटिव पेश किया जाता रहा है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि भविष्य में अमेरिका को कर्ज देने वाले हाथ अब कम होते जाएंगे। और जब कोई देश अपने ही कर्ज को नए कर्ज से ढक नहीं पाता तो वो कर्ज के बोझ के नीचे दबना शुरू हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप इस गिरते भरोसे को ताकत, टैरिफ और धमकियों से वापस लाना चाहते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि आर्थिक विश्वास बंदूक से नहीं, भरोसे से आता है। ताकत से डर पैदा जरूर किया जा सकता है, लेकिन ताकत से भरोसा नहीं जीता जा सकता। कई बार इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि जीतना ही असल में हार साबित हुआ। ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध जीता जरूर, लेकिन उसी जीत ने उसके साम्राज्य की कमर तोड़ दी। अब आज अमेरिका उसी मोड़ पर खड़ा हुआ नजर आता है, जहां पर वो जीत को ताकत से थामना जरूर चाहता है, जबकि दुनिया बेहद चुपचाप तरीके से दूसरे ऑप्शंस तलाश रही है। यूरोप के कई देश धीरे धीरे अपने अमेरिकी बॉन्ड बेच रहे हैं। यूरोप अब अपना पैसा अमेरिका से निकालकर यूरोजोन और गोल्ड में शिफ्ट कर रहा है। जी हाँ, यानी दुनिया की जो सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड है, उसमें विदेशी निवेशकों का विश्वास कमजोर होता हुआ नजर आता है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचने शुरू कर दिए गए, जिससे अमेरिका की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन, जहां कभी वेलफेयर स्टेट पर दुनिया नाज करती थी, आज वही गरीबी बेकाबू हो चुकी है। ब्रिटेन की सड़कों पर भूख है, घरों में अंधेरा है और सरकार के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। अब एक नई रिपोर्ट जिसने ब्रिटेन सरकार की नींद उड़ा कर रखी है, वो बताती है। देश में 68 लाख लोग बेहद गहरी गरीबी में जी रहे हैं, और ये जो आंकड़ा है पिछले 30 सालों में सबसे डरावना है। यानी ब्रिटेन की हर 10 में से एक जिंदगी गरीबी की मार झेल रही है। ब्रिटेन में गरीबी की सच्चाई क्या है, आइए जानें। ब्रिटेन की कुल आबादी है लगभग 6.92 करोड़, यानी 69 लाख लोग बहुत गरीबी में हैं। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, ये जेआरएफ की एक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो बहुत गरीबी में रहने वाली आबादी है वो लगभग 10% है। वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा है। अब ब्रिटेन में गरीबी गहराई से जड़ जमा चुकी है। मतलब ब्रिटेन में हर 10 में से एक व्यक्ति गंभीर गरीबी का शिकार है। जेआरएफ यानी कि जोसेफ राउंट्री फाउंडेशन की रिपोर्ट ये भी बताती है कि भले ही ब्रिटेन में कुल गरीबी दर में थोड़ी कमी आई हो, लेकिन गहरी गरीबी बढ़ी है। 1994 से 95 में गरीबी दर 24% थी, जब 2023 और 24 में घटकर 21% हो गई है। और इसके उलट बहुत गहरी गरीबी का स्तर 8% से बढ़कर 10% तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि गरीबी में जी रहे लगभग आधे लोग अब बेहद कठिन हालात में हैं। बहुत गहरी गरीबी का मतलब उन परिवारों से है जिनके घर का किराया, अन्य हाउसिंग खर्च निकालने के बाद की सालाना आय ब्रिटेन की औसतन आय के 40% से भी कम रह जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर एक परिवार में 2 छोटे बच्चे और माता पिता हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी सालाना आय करीब 16,400 पाउंड यानी कि लगभग $22,446 से भी कम होती है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार गरीबी का असर सबसे ज्यादा बच्चों और दिव्यांग लोगों पर पड़ रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन में रहने वाले बांग्लादेशी और पाकिस्तानी समुदायों में गरीबी की दर अन्य समुदायों की तुलना में ज्यादा है। आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो नवंबर में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 0.3% की दर से बढ़ी, जो जून के बाद सबसे तेज बढ़त है। हालांकि दिसंबर में महंगाई बढ़कर 3.4% ही हो गई थी। अब आइए आपको बताते हैं, ब्रिटेन 2 चाइल्ड लिमिट खत्म है, लेकिन आखिर क्या ये काफी है? देखिए, 2 चाइल्ड लिमिट को खत्म किया गया है। अप्रैल 2026 से ये फैसला लागू होगा। ब्रिटेन के वित्त मंत्री रेचल रीव्स ने नवंबर 2024 में 2 चाइल्ड लिमिट खत्म करने की एक तरह से घोषणा की थी।
अब 2017 का नियम भी खत्म हो गया है। कंजर्वेटिव सरकार ने 2017 में ये नियम लागू किया। तीसरे बच्चे पर वेलफेयर सहायता नहीं मिलेगी। सरकारी खर्च की भी बात हुई और इस फैसले से लगभग 3.1 अरब पाउंड का अतिरिक्त खर्च अनुमानित एक तरह से किया गया है। अब सरकार ये दावा करती है कि जो कदम उठाया गया है इसकी वजह से बाल गरीबी में कमी आने की उम्मीद होगी। लेकिन जो जेआरएफ है उसकी चेतावनी क्या है उस रिपोर्ट में? ये फैसला जरूरी है लेकिन सिर्फ ये फैसला काफी नहीं होगा। आगे भी बहुत ढेर सारी चुनौतियां हैं। मजबूत नीतियां नहीं है, उसकी बहुत जरूरत है आने वाले वक्त में। अगर मजबूत नीतियां नहीं बनी तो गरीबी से उबरने की रफ्तार पूरी तरह से रुक जाएगी, ये भी इस रिपोर्ट में चेता दिया गया है। तो ये तो ब्रिटेन की बात है। ये वो तस्वीर दिखाने की मैंने आपको कोशिश की जो चमकते शहरों या ऊंची इमारतों के पीछे छिपी हुई है, जहां दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में गिने जाने वाले देश, चाहे बात अमेरिका हो या ब्रिटेन, आज वो अपने ही हर 10वें नागरिक को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पा रहे। 30 साल में पहली बार ऐसे हालात हैं जो इतने ज्यादा बदतर हैं। महंगाई बढ़ रही है, मदद घट रही है, सबसे ज्यादा मार बच्चों और कामकाजी परिवारों पर ही पड़ रहा है। अब सवाल ये है, क्या ब्रिटेन की सरकार वक्त रहते इस संकट को संभाल पाएगी या गरीबी का ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी ज्यादा डराने वाला होगा? ये देखने वाली बात है। अब वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका इस वक्त कुदरत के आगे बेबस नजर आता है। जहां कभी सुपर पावर की ताकत दिखाई देती थी, वहां पर आज सिर्फ बर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। पहले जरा ये तस्वीर देखिए, आपको ये झंडा लहराता हुआ नजर आता है अमेरिका का, लेकिन चारों तरफ अब आप नजर डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर नजर आएगी, बर्फ की चादर। ये देखने में तस्वीर जितनी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है ना, उतनी ही ज्यादा घातक, उतनी ही ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली इन इलाकों के लोगों के लिए है। सिर्फ इन इलाकों के लोगों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की सरकार और प्रशासन के लिए भी है। अमेरिका में भीषण बर्फीला तूफान आया जिसने जिंदगियों को पूरी तरह से जाम कर दिया है। अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सड़कें कब्रिस्तान बन गई हैं, शहर नहीं आइस जोन में यह पूरी तरह से तब्दील हो चुके हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल माइनस तापमान में इंसानी हौसलों को पूरी तरह से इन तस्वीरों ने फ्रीज कर दिया है। तेज बर्फबारी है, बर्फीली हवाएं हैं और जानलेवा ठंड है। हर तरफ है अफरा तफरी। बर्फीले तूफान और कड़ाके की ठंड ने ईस्टर्न और साउथ हिस्से को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है और इस आपदा ने कई लोगों की जान ले ली, जिसमें टेक्सास के 3 छोटे भाई बहनों की दर्दनाक घटना में शामिल होने की जानकारी सामने आई। टेक्सास के बोनहम में एक निजी तालाब में बर्फ टूटने से 6, 8 और 9 साल के 3 भाई हार्वर्ड, कॉलेब और ईजे की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब बच्चे बर्फीले तालाब में गिर गए थे। अब अमेरिका में कयामत की बर्फबारी है जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। 35 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बर्फबारी की सीमा जो है वो बताया जा रहा है कि वो लगातार पार करती हुई नजर आती है। टेक्सास से न्यू इंग्लैंड के बीच करीब 2000 मील का ये पूरा रास्ता है और यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। हवाई यातायात ठप हो चुका है। 10,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। 18 राज्यों में आपातकाल घोषित किया जा चुका है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान, गिरावट है, बिजली संकट है और महंगाई की मार, राशन की किल्लत और स्कूल बंद हो चुके हैं। बर्फीली बारिश है, ब्लैकआउट का डर है, बाजारों में अफरा तफरी मच चुकी है। बताया ये जा रहा है हालात ऐसे हैं कि अब लोगों के पास में खाने का स्टॉक खत्म हो चुका है और ऐसे ही हाल दुकानों का भी है। जगह जगह पर बाजारों में भी स्टॉक खत्म हो गया है। इस बर्फीले कहर ने सबसे ज्यादा चोट की बुजुर्ग, बच्चों और बेघर बेसहारा लोगों पर। कई लोग अपनी गाड़ियों में फंसे, कई अपने ही घर में ठंड से जूझते हुए दम तोड़ बैठे। अमेरिका में ठंड अब आफत बन चुकी है। बर्फ नहीं गिर रही, अब गिर रही हैं लाशें। हाइपोथर्मिया, स्नोफ्लो, हादसे और स्लीजिंग दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मौत का आंकड़ा अब हर घंटे में बढ़ रहा है। मौत का दायरा कई राज्यों तक फैल चुका है। टेनेसी, अरकानसास, उत्तरी कैरोलिना, मैसाचुसेट्स, ओहियो, न्यूयॉर्क, लुसियाना और कई अन्य राज्य जहां पर ठंड ने कहर बरपाया हुआ है। अब ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर तो आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी इसी तरह से बर्फीले अंदाज में नजर आते हैं, लेकिन ये 5 तस्वीरें अलग अलग
इलाकों की, जहां पर स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। अमेरिका में बर्फीला तूफान और लोगों के लिए कैसे अब आफत में जान है, उसकी तस्वीर यहां पर देखी जा सकती है। और अब वक्त हो चला है आज के सवाल का। आज का सवाल क्या है वो जान लीजिए। आज का सवाल है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। सॉरी, आज का सवाल है, ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम क्या है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, आयतुल्ला खामनेई और दूसरा है मसूद पेज़ेश्कियान। क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।